स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 5 को रिवीजन करने वाले हैं और बात करते हैं कि ये स्टैटिक जीके में कुल मिला के 46 लेक्चर हुआ है, उसमें से 5वां लेक्चर आज हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन करने वाले हैं और जो कि होने वाला है यूनेस्को विश्व धरोहर का पार्ट 1, जो कि 22 जनवरी 2025 को सर जो क्लास लिए थे उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए तो PDF को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम कर लीजिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 भारतीय विश्व धरोहर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं यूनेस्को का। तो यूनेस्को का क्या कहते हैं कि यूनेस्को का विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 43 विश्व धरोहर साइट है, ठीक है। भारत में कुल मिलाकर 43 विश्व धरोहर साइट है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि जिसमें से 35 सांस्कृतिक कल्चरल कितना है, 35 हो गया, ठीक है। 35 सांस्कृतिक हो गया, कल्चरल 35 हो गया, 7 प्राकृतिक नेचुरल हो गया और एक मिश्रित माने कंचनजंगा जो सिक्किम में कंचनजंगा क्या होते हैं वो मिश्रित में है, ठीक है। बात करते हैं नोट में सर लिखवाएं कि सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली में है, कुल मिलाकर 60 विश्व धरोहर इटली में है। भारत विश्व धरोहर की सूची में 6ठे स्थान पे है, ठीक है। भारत विश्व धरोहर की सूची में 6ठे स्थान में है और भारत में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यहाँ पर सर लिखवाए हैं कि नोट में कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जुलाई 2024, ठीक है, जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुई थी, जहाँ मोइदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं कि जुलाई 2025 में 47वां बैठक सोफिया बुल्गारिया में होगा और बात करते हैं जो मोइदम जो कि लेटेस्ट क्या होता है भारत का यूनेस्को क्या होता है कि धरोहर में शामिल हुआ है, वो अहोम वंश का कब्रिस्तान है, ठीक है। आगे बात करें प्रोजेक्ट परी का बात करें तो प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यूनेस्को की बैठक के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है कि सड़क के किनारे जो पेंटिंग करवाया गया था उसको प्रोजेक्ट परी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि आइए सबसे पहला हम लोग भारतीय विश्व धरोहर का पहला साइट का बात करें तो उसमें अजंता की गुफा को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, एक ग्लिम्स है अजंता की गुफाएं का। आगे बात करते हैं कि अजंता की गुफाएं को 1983, ठीक है, 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अजंता की गुफाएं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो इसका नया नाम छत्रपति शिवाजी नगर है उस वहाँ पे है, ठीक है। अजंता की गुफाएं में कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं केव नंबर 16 का बात करें तो केव नंबर माने कि गुफा नंबर 16 में मरनासन राजकुमारी जी का चित्रण है, ठीक है। केव नंबर 16 क्या होता है कि मरनासन राजकुमारी जी से संबंधित है। बात करते हैं कि केव नंबर 17 चित्रकला से संबंधित है। बात करते हैं कि जो ये क्या कहते हैं अजंता की गुफाएं हैं वो रॉक कट केव पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत की विश्व धरोहर में दूसरा नाम आगरा का किला का आता है, ठीक है। आगरा का किला का आता है जो जिसको 1983 में भारतीय विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। और बात करते हैं कि जो आगरा के किला में ही मुसम्मम बुर्ज है, ठीक है। मुसम्मम बुर्ज जो लाल रंग से घिरा हुआ है वो मुसम्मम बुर्ज है, ठीक है। आगे बात करते हैं आगरा का किला का बात करें तो इसका पुराना नाम बादलगढ़ था, ठीक है। आगरा का किला का पुराना नाम क्या था, बादलगढ़ था, ठीक है, जिसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और आगे बात करते हैं कि आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रेड सैंडस्टोन से निर्मित है। और बात करते हैं कि आगरा के किला का निर्माण अकबर ने शुरू किया और शाहजहाँ ने पूर्ण करवाया। आगे बात करते हैं आगरा का किला, ठीक है, में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर किले के मुसम्मम बुर्ज में कैद किया जहाँ से ताजमहल दिखता था, ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किला में बंदी बनाकर क्या रखा, ठीक है। और उसके जहाँ से मुसम्मम बुर्ज से
कैद किया गया था, जहाँ पे ताजमहल दिखता था, जहाँ से ताजमहल दिखता था। आगे बात करते हैं कि जो तीसरा नंबर का भारतीय विश्व धरोहर है उसका नाम है ताजमहल। ताजमहल को भी 1983 में क्या कहते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि ताजमहल का एसिड रेन के कारण H2SO4 और HNO3 के कारण क्या होता है, एसिड रेन के कारण क्या होता है कि उसका रंग खराब हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं ताजमहल का बात करें तो ताजमहल, ठीक है, ताजमहल आगरा में है, जिसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और आगे बात करते हैं कि ताजमहल का निर्माण, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। और इस ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। ठीक है, और प्रमुख मिस्त्री ताजमहल में प्रमुख मिस्त्री के तौर पर उस्ताद इंसा खां, ठीक है, उस्ताद ईसा ने क्या होता है काम किया। और बात करते हैं कि ताजमहल, इसका निर्माण मकराना राजस्थान के नागौर का मकराना से लाए गए सफ़ेद संगमरमर वाइट मार्बल से क्या होता है कि निर्माण हुआ है। बात करते हैं आगरा का संस्थापक, ठीक है, आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी जी हैं। ठीक है, आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी है, ठीक है, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाएं यहाँ पर कि नोट में, ठीक है, नोट में सर लिखवाएं कि अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो गया है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहा जाता है, एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब वर्षा की बूंदों में मौजूद होता है तो वह इमारत को खराब करता है। इसलिए अम्लीय वर्षा को इमारत का कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, इमारत का लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथा भारतीय विश्व धरोहर क्या कहते हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, जिसको 1983 में ही क्या कहते हैं कि शामिल किया गया था। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो एलोरा की गुफाएं का ग्लिम्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एलोरा की गुफाएं को 1983 में क्या होते हैं 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जो कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं कि एलोरा की गुफाएं में कुल गुफाएं 34 है, जिसमें से ब्राह्मण धर्म से क्या होता है कि 17 गुफाएँ संबंधित है, और बौद्ध धर्म से 12 गुफाएँ संबंधित है, और जैन धर्म से 5 गुफाएँ संबंधित है। बात करते हैं कि गुफा नंबर 16 का बात करें तो गुफा नंबर 16 में कैलाशनाथ जी को समर्पित गुफा नंबर 16 है। गुफा नंबर 16 कैलाशनाथ से संबंधित है। और बात करते हैं 20 रुपये के नोट पे, ठीक है, क्या कहते हैं कि 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं ही चित्रित है। आगे बात करते हैं कि जो 5वें नंबर का भारतीय विश्व धरोहर है उसका नाम है सूर्य मंदिर कोणार्क का, मैंने उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है या फिर सूर्य मंदिर बोल दीजिए, उसको 1984 में भारतीय विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो आइए पढ़ते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो देखिए उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्रण 10 रुपये के नोट पे मिलता है। और बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश, ठीक है, गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। आगे बात करते हैं कि ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं कि जहाज़ों की, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। आगे बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं विशाल रथ के आकार का मंदिर है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है विशाल रथ के आकार का मंदिर है, जिसमें कि 7 घोड़े एक सप्ताह को डिनोट करता है, और 12 जोड़ी चक्र है। 7 घोड़े एवं 12 जोड़ी चक्र है। 7 घोड़े सप्ताह को क्या बोलते हैं कि इंडिकेट करता है। और बात करते हैं कि 12 जोड़ी चक्र 12 महीनों को क्या बोलता है कि इंडिकेट करता है। आगे बात करते हैं कि 6ठे नंबर का भारतीय विश्व धरोहर जो है वो है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को 1984 में भारतीय विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो आइए बात करते हैं कि 6ठे नंबर का महाबलीपुरम के स्मारक का समूह, जिसको 1984 में क्या बोलते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि तमिलनाडु कांचीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण
पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने करवाया था और इसको सप्त पैगोड़ा मंदिर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रथ मंदिर भी है, जिसको पांडवों के नाम पर पांडवों के नाम पर इसका नाम रथ मंदिर पड़ा है। बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा जो बात करते हैं कि सप्त पैगोड़ा मंदिर में जो सबसे बड़ा जो ये है रथ है, सबसे बड़ा जो ये है तो उसका युधिष्ठिर का रथ है। ठीक है, युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा रथ है। और बात करते हैं कि सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। ठीक है, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। बात करते हैं कि कुचिपुड़ी कला, यहाँ पे देखिए एक सवाल है। ठीक है, सर से एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे करेक्शन करना है कि कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी का क्या होता है कि कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना 1963 में वेम्पति चिन्ना स्वामी ने किया था। ठीक है, कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना 1963 में वेम्पति चिन्ना स्वामी ने किया था। ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अगला जो नेक्स्ट भारतीय विश्व धरोहर है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1985 में 1985 में क्या होता है कि भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि ये राजस्थान के भरतपुर में इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान के भरतपुर में है और इसको घना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली जी की कर्मस्थली है। ठीक है, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली जी को कहा जाता है, क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घना पक्षी बिहार कहता है, उस सलीम अली जी का कर्मस्थली है। और बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन का भारत में आवास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है। और बात करते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है, क्योंकि रामसर स्थल में शामिल किया गया। रामसर स्थल का संबंध दलदली भूमि वेटलैंड से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आठवां भारतीय विश्व धरोहर सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय विश्व धरोहर में 1985 में शामिल हुआ था। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय क्या होते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये असम का क्या कहते हैं कि असम में स्थित है। और इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वन हॉर्न वाला जो राइनो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। और 9वां नंबर का बात करें तो 9वें नंबर में जो यूनेस्को विश्व धरोहर में से सूची में जो शामिल है उसका नाम है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जिसको 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। ठीक है, और बात करें कि मानस नेशनल पार्क का बात करें तो उसको 1990 में 1990 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोनों अलग अलग सवाल है कि कहेगा कि मानस वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब? तो 1985 में, जो कि असम में। लेकिन कहेगा मानस नेशनल पार्क का तो 1990 में। दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि मानस वन्यजीव अभयारण्य, देखिए 1985 लिखा हुआ है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं गोवा का चर्च और कॉन्वेंट, जिसको 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में भारतीय विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बात करते हैं गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को, तो उसको 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को पुर्तगालियों के शासन में था। ठीक, गोवा जो था ना, गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। ठीक है, और बात करते हैं कि फ्रांस में किसका शासन था? फ्रांस में पौंडीचेरी में फ्रांस का शासन था, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, बात करते हैं कि नीनो डी कुन्हा जो थे ना, नीनो डी कुन्हा, ठीक है, जो पुर्तगाली गवर्नर थे, उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। और बात करते हैं कि 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर किया गया। और 1987 ठीक है, 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब तक? देखो 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और बात करते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को बाहर निकाला गया। ठीक है, आगे बात करें तो
हम्पी में स्मारकों का समूह को भारतीय विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि हम्पी में स्मारकों का समूह को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और बात करते हैं कि इसको हम्पी में स्मारकों के समूह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। और जो कर्नाटक के में हम्पी जो है ना, हम्पी इसको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है। और आगे बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय बिगेस्ट ओपन एयर म्यूजियम कहाँ पे है, इसी को कहा जाता है हम्पी में स्मारकों के समूह को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो हम्पी में स्मारकों का समूह है, इसको ये कौन से नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और 50 रुपये के नोट पे हम्पी में स्मारकों के समूह का ही चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर भारतीय विश्व धरोहर का बात करें तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये पिक्चर जो देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी का है, 1986 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो बात करते हैं फतेहपुर सीकरी को, जिसका कि 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था, तो बहाउद्दीन था। कौन था, बहाउद्दीन था। और बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आगरा में है, जिसको अकबर ने निर्माण कराया था। यहीं पे एक बुलंद दरवाज़ा भी है, जो कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा आगरा में है, जिसका कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं पंचमहल भी अकबर ने बनवाया था। और जोधा महल भी अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं आगरा में ही क्या कहते हैं शेख सलीम चिश्ती दरगाह है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह भी फतेहपुर सीकरी के पास आगरा में ही है। आगे बाद इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।